तो जैसा कि हम लोगों ने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, वैंग लिन डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर से फाइट कर रहा था और उसने फर्स्ट पंच को रोक दिया था, लेकिन उस एंसेस्टर में अपना सेकंड पंच भी मार दिया था। और अब हम देखेंगे कि वैंग लिन इसका सामना कैसे करता है। तो जो एंसेस्टर था उसने अपना दूसरा पंच मार दिया था। जैसे ही दूसरा पंच निकलता है, पूरा डेविल डाउ सेक्ट कांपने लगता है और तभी एक इनविजिबल फोर्स आसमान और धरती को चीर देती है और वोंग लिन के आसपास का एरिया एक वॉइड बन जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा है जहां वोंग लिन को कुछ दिखाई नहीं देता और वो खुद को एक अलग वर्ल्ड में अकेला महसूस करता है जहां सिर्फ वो पंच उसकी तरफ आ रहा। इस एक पंच के अंदर में 18 स्पेल्स हैं। अगर कोई गोल्डन एग्जॉल्ट इस पंच को देखता तो वो डर के मारे उम्मीद छोड़ देता, क्योंकि उनके पास इसे रोकने की औकात नहीं थी और 10 गोल्डन एग्जॉल्ट्स मिलकर भी इसे एक पल के लिए नहीं रोक सकते थे। ये सिर्फ क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी का फर्क था। जो भी इंपीरियन एग्जॉल्ट्स या इसके ऊपर वाले लेवल के होते हैं वो ऐसे ही फाइट करते हैं, अपने पंच में अलग अलग स्पेल्स को फ्यूज कर देते हैं और जो जितने स्पेल्स को फ्यूज कर पाता है वो उतना ज्यादा पावरफुल माना जाता है। वांग लिन ये देखकर सोचता है कि इस फिस्ट में 18 स्पेल्स हैं और ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी डाओ को बॉडी में फ्यूज नहीं कर सकता। वांग लिन अपना राइट हैंड उठाता है और उस पंच की तरफ अपना फिस्ट मारता है। वांग लिन पूरे बैटल इंटेंट के साथ चिल्लाता है, मैं डाओ को बॉडी में फ्यूज करके स्पेल्स तो यूज नहीं कर सकता, लेकिन इस पंच में मेरी एंशिएंट और सेलेस्टियल पावर्स का फ्यूजन है और इसमें स्पेल्स नहीं बल्कि मेरी फेथ और विल की पावर है। और तभी दोनों पंचेस आपस में टकराते हैं। पूरे वॉइड में बिजली की तरह गरजने वाली आवाजें आती हैं और धीरे धीरे वो वॉइड टूटने लगता है और तभी सब कुछ डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाता है। जब सब कुछ नॉर्मल होता है तो ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट का आसमान और डेविल डाउ सेक्ट के खंडहर वापस दिखने लगते हैं, जहां वांग लिन ओल्ड एंसेस्टर से 1000 फीट दूर खड़ा है। वांग लिन इसके इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा इंजर्ड होता है और उसके मुंह और हाथों से ब्लड आने लगता है और वो 7 कदम पीछे हट जाता है। वांग लिन अपने मुंह से ब्लड साफ करते हुए ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देखता है और सोचता है कि ये दूसरा पंच सच में बहुत पावरफुल था, जिसने एक जगह को पूरी दुनिया से अलग कर दिया था। फिर डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तुम्हारा लेवल हाई नहीं है, लेकिन तुम्हारी बैटल पावर मुश्किल से इंपीरियन एग्जॉल्ट तक पहुंचती है, पर तुम ये नहीं जानते कि वो लोग फाइट कैसे करते हैं और मुझे लगता है मैं पहला इंपीरियन एग्जॉल्ट हूं जिससे तुम फाइट कर रहे हो। एंसेस्टर वांग लिन को थोड़ा सीरियस होकर देखते हैं और सोचते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है जो फाइट का तरीका ना जानते हुए भी उनके 2 पंचेस झेल गया। तभी डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर बोलते हैं, अगर तुम मेरा ये आखिरी पंच झेल गए तो डेविल डाउ सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात खत्म समझो। इस पंच में मेरी पूरी पावर है और अगर ये तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं तुम्हें कभी नहीं मार पाऊंगा। तुम्हारे पास सेक्ट डिस्ट्रॉय करने का कोई रीजन होगा, पर मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये तीसरा पंच सब खत्म कर देगा, क्योंकि इस पंच में 27 स्पेल्स हैं। देखते हैं तुम कितनी झेल पाते हो। और वांग लिन अच्छी तरह जानता है कि बिना सोल आर्मर पहने वो इसे नहीं झेल पाएगा और ये पंच उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। उसका एंशिएंट डाओ बॉडी भी इसे नहीं बचा पाएगी और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वांग लिन अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि एम्पीरियन एग्जॉल्ट सच में असेंडेंट एम्पीरियन के नीचे सबसे बड़े। तभी उसके चेहरे और उसकी पावर तेजी से मोटिवेशन तेजी से अर्ली स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट से मिड स्टेज और फिर लेट स्टेज तक और तभी वो गोल्डन एग्जॉल्ट पहुंचकर रुक। इस सडन चेंज को देखकर ओल्ड एंसेस्टर की आंखें पहली बार हैरत से छोटी हो जाती। डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर हैरानी में, तुम सोल फोर्स बोरो कर रहे हो? ये तो हेवनली बुल की सोल पावर है, मतलब तुम्हें हेवनली बुल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अपने लेवल को इतना बढ़ा मतलब है कि तुम हेवनली बुल सोल की आवाज सुन सकते। और इस ओल्ड एंसेस्टर का एक्सप्रेशन पहली बार पूरी तरह बदला। वो इन 72 सोल्स के बारे में अच्छी तरह जानते हैं जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में दबा दी गई और उन सब की पावर। कुछ सोल्स मर चुकी और कुछ कमजोर हो, जैसे ग्रीन स्कॉर्पियन सोल जो पहले पावरफुल थी पर दबाए जाने की वजह से बहुत कमजोर हो गई, लेकिन हेवनली बुल की सोल क्योंकि इसे बाद में सील की। और ये 72 सोल्स में 18th रैंक, जो किसी सोल से रिकॉग्निशन मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस लेवल तक पहुंचना की कल्टीवेशन गोल्डन एग्जॉल्ट तक चली जाए ये लगभग ना। ये एक सच था कि कोई भी सोल फोर्स से सिर्फ लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट तक जा सकता, और वैंग लिन ने उस हद को पार कर दिया। इतने सालों में बहुत कम लोग हुए हैं जो सोल की दहाड़ सुनकर गोल्डन एग्जॉल्ट तक पहुंचे। उनकी नजरों में ये किसी नए ग्रैंड एम्पीरियन के पैदा होने और वो सोचते हैं कि कोई भी ग्रैंड एम्पीरियन इसे अपना अंडर लेना चाहेगा, लेकिन अब वो ये देखना चाहते हैं कि सोल आर्मर के साथ ये किस लेवल तक। एंसेस्टर अपनी आंखें चमकाते हुए तीसरा पंच मार। जैसे ही पंच निकलता है 27 स्पेल्स मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बना जो सब कुछ निगलने लगा, पूरा डेविल डाउ सेक्ट का खंडहर और यहाँ तक कि आसमान भी उस ब्लैक होल में खिंचने लगा। लेकिन ये देखकर वैंग लिन और उसकी बॉडी में गोल्डन एग्जॉल्टरी पावर भर जाती। वो एक ऐसी ताकत महसूस करता है जो पहले कभी नहीं की और तभी उसकी बॉडी कांपती है और एक दूसरा बॉडी बाहर, एक के बाद एक नए बॉडीज निकल और तभी 98th बॉडी सामने, जिसमें 97 आफ्टर इमेजेस हैं और एक रियल है। वैंग लिन सोचता है कि भले ही वो डाओ फ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो रैपिड स्पेल आर्ट का यूज करके 98 स्पेल्स एक साथ चला सकता है ताकि एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट से मुकाबला कर सके। डाओ को बॉडी के साथ फ्यूज करने के बाद एक पंच या किक में कई स्पेल्स कंटेन हो सकते थे और ये एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट के लिए अपनी पावर डिस्प्ले करने
करने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीका। डेविल डाउ सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर अपने फिस्ट में 27 स्पेल्स फ्यूज कर सकता, जो किसी भी एम्पीरियन एक्सॉल्ट से नीचे वाले कल्टीवेटर को वाइप आउट करने के लिए काफी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात डिफरेंट स्पेल्स की अमाउंट नहीं थी, बल्कि उन स्पेल्स का नंबर था जो फ्यूज हो सकते। और रैपिड स्पेल आर्ट के 6 स्पेल वेन्स तक पहुंचने के बाद वैंगलिन 97 आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर, जिससे उसकी स्पीड एक टेरिफाइंग डिग्री तक पहुंच जाती है। वैंगलिन इस ट्रिक का यूज करके इंस्टेंटली 98 स्पेल्स कास्ट कर सकता, क्योंकि उसकी करंट कॉम्बैट पावर अब एम्पीरियन एक्सॉल्ट तक पहुंच चुकी। लेकिन वैंगलिन की जगह यहाँ कोई और होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। उसकी एक्चुअल बैटल स्ट्रेंथ उसकी एंशिएंट डाओ बॉडी और सोल ब्लड की वजह से इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्गर हो जाती, और अपने करंट बोरोड गोल्डन एक्सॉल्ट कल्टीवेशन के साथ वो अपनी एंशिएंट और सेलेस्टियल पावर्स को फ्यूज करके अपने लेवल से ऊपर के लोगों से बैटल कर सकता था। जैसे उसकी बॉडी एक बॉटल थी, उसका कल्टीवेशन पानी था, और वॉइड में मौजूद उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार उस बॉटल को इलास्टिक बना देता है, जो लगातार एक्सपैंड हो सकती। और तभी जैसे ही ब्लैक होल पास आता है, वो 98 वैंगलिन्स अपीयर हो, लेकिन वो 98 डिफरेंट स्पेल्स नहीं, बल्कि सभी एक ही स्पेल यूज करते। वो हेवनली बुल सोल आर्मर के मेमोरी स्लेवर से मिला हेवनली बुल चार्ज 98 टाइम्स परफॉर्म। वो 98 बॉडीज अपने हैंड्स रेस करती हैं और अपने हेड्स पर हॉर्न्स फॉर्म करके एक कंटिन्यूअस रोर के साथ आगे चार्ज कर देती है। आसपास की जमीन ट्रेम्बल करने लगती है और पूरा आसमान वॉइड में बदल जाता है। और तभी वो 98 वैंगलिन्स डिसिपेट होकर सिर्फ एक बॉडी में बदल जाते हैं। वो 98 हेवनली बुल चार्जेस यूज करने के बाद एक हेवन शैटरिंग रोर रिलीज करता, और उस रोर के एको होते ही एक जायंट और एंशिएंट ग्रीन हेवनली बुल शैडो अपीयर हो जाती। वो शैडो अपने बड़े ब्लैक हॉर्न्स के साथ आगे बढ़ती है और सीधा ब्लैक होल से जाकर टकरा जाती, और तभी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता। उस ब्लैक होल के अंदर के 27 स्पेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो ब्लैक होल ट्रेम्बल करके डिसइंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन हेवनली बुल थोड़ा सा पॉज लेने के बाद सीधा डेविल डाउ सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर की तरफ चार्ज कर देते। ये सब इतनी जल्दी होता है कि एंसेस्टर का एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाता है और उसकी आंखों में शॉक दिखने लगता। फिर रेड हेड ओल्ड मैन पीछे हटते हुए सोचता है, 98 स्पेल्स का फ्यूजन, अगर ये एक और स्पेल यूज कर लेता तो क्या ये और भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाता? और तभी रेड हेड ओल्ड मैन एक रोर के साथ लगातार कई बार अटैक कर देता है। फिर रेड हेड ओल्ड मैन शॉक के साथ बोलता है, ये तो ऑलमोस्ट एक एसेंडेंट एम्पीरियन कल्टीवेटर के बराबर है, मैं इसे मुश्किल से ही रेजिस्ट कर पा रहा। उसका हर एक पंच 27 स्पेल्स के फ्यूजन से बना था और वो सब हेवनली बुल से कोलाइड कर जाते। पहले उस ब्लैक होल से टकराने की वजह से हेवनली बुल के अंदर के 40 स्पेल्स ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके, और अब इस नए अटैक से 40 और स्पेल्स कोलैप्स हो जाते। लेकिन बचे हुए 10 स्पेल्स सीधा उस रेड हेड ओल्ड मैन से टकरा जाते, और तभी वो ब्लड कॉफ करके इंजर हो जाता है और पीछे की तरफ पुश हो जाता। लेकिन तभी वैंगलिन एक बार फिर से 98 आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर लेता है और एक रोर के साथ दूसरा हेवनली बुल चार्ज अपीयर हो जाता। फिर रेड हेड ओल्ड मैन घबराते हुए बोलता है, कितनी पावरफुल स्ट्रेंथ और स्पीड है, उसकी बॉडी इस लगातार अटैक को बेयर करने के लिए जरूर बहुत पावरफुल होगी। और तभी जैसे ही दूसरा हेवनली बुल उसकी तरफ चार्ज करता है, उस ओल्ड मैन के पर्पल डाउ रोब से एक ग्रैंड एम्पीरियन ऑरा इरप्ट हो जाता है। वो डाउ रोब ग्रैंड एम्पीरियन डाउ ई का गिफ्ट था जो लाइफ बचा सकता। उस ऑरा के निकलते ही एंसेस्टर के सामने ग्रैंड एम्पीरियन डाउ ई के डिवाइन सेंस की एक वेग शैडो अपीयर हो जाती। वो शैडो सडनली टर्न होती है और हेवनली बुल चार्ज पर एक ऑर्डिनरी सा पंच थ्रो कर देती, और तभी बिना किसी शोर के वो हेवनली बुल इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है और उसके 98 स्पेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उस शैडो के अटैक से वैंगलिन पीछे पुश हो जाता है। उसका फेस पेल था, लेकिन उसकी कोल्ड आइज में किलिंग इंटेंट थी। फिर वैंगलिन गुस्से में बोलता है, ग्रैंड एम्पीरियन डाउ ई, और तभी डेविल डाउ सेक्ट का ओल्ड एंसेस्टर उस शैडो के आगे बाव करके बोलता है, ग्रीटिंग्स ग्रैंड एम्पीरियन डाउ ई। धीरे धीरे वो शैडो क्लियर हो जाती है और एक बहुत ही हैंडसम ब्लैक हेयर वाला यंग मैन रिवील होता है, और ये देखकर वैंगलिन के प्यूपल्स श्रिंक हो जाते हैं और उसे लगता है जैसे उसकी हार्ट बीट स्लो हो रही। फिर वैंगलिन शॉक के साथ सोचता है, क्या ये एक ग्रैंड एम्पीरियन की पावर है? इस डिवाइन सेंस के प्रेशर से तो इस वर्ल्ड की हर चीज हिलने से भी डर रही है। और तभी वो ब्लैक हेड यूथ वैंगलिन की तरफ देखकर कामली बोलता है, तुम मुझे फॉलो करने के काबिल हो, और जो मुझे फॉलो करता है वो तब तक नहीं मरते जब तक मैं नहीं मरता। और ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी जब ये बोलते हैं, उनके बातों में एक अलग ही भरोसा होता है, जैसे कि कोई भी उन्हें ठुकरा नहीं सकता। और ये देखकर जो वो ओल्ड एंसेस्टर था वो हुई शॉक था, क्योंकि उसने 10,000 साल तक डाओ यी को फॉलो किया था और वो उन्हें अच्छे से समझता था, और ऐसा कमिटमेंट मिलना बहुत रेयर होता है। और उसे याद आता है कि जब डाओ यी ने उसे रिक्रूट किया था तो उन्होंने सिर्फ 10,000 साल तक ना मरने का प्रॉमिस किया था, मतलब कि 1,00,000 सालों तक तुम भी नहीं मरोगे और मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन वैंगलिन के लिए उन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी थी, जो कि काफी शॉकिंग बात थी। और ओल्ड एंसेस्टर अपने दिल में सोचता है कि वैंगलिन को हेवनली बुल सोल से हाई रिकॉग्निशन मिली है और उसकी पावर एक एम्पीरियन एक्सॉल्ट के बराबर है। और सोल आर्मर पहनने के बाद वैंगलिन की कल्टीवेशन लेवल एक असेंडेंट एम्पीरियन के बेहद करीब पहुंच जाती है, और इसी वजह से ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी उसे शायद इतनी वैल्यू दे रहे हैं। और तभी वैंगलिन खामोशी से सोचने लगता है, क्योंकि डाओ यी पहले ग्रैंड एम्पीरियन होते हैं जिनसे वो मिला था, लेकिन वो इतने जल्दी अभी इनके अंडर नहीं आना चाहता था। उसे अपना और नाम बनाना था ताकि और भी ग्रैंड एम्पीरियंस का ध्यान उसके ऊपर आए, और जब वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट जाए तो उसके पीछे एक अच्छा सपोर्ट हो। और वैंगलिन अपने हाथ जोड़ता है और ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी से बोलता है, ग्रैंड एम्पीरियन, ये मैटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अभी इमीडिएटली डिसाइड नहीं कर सकता और मुझे इस पर सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो ये देखकर डाओ यी को भी समझ आ जाता है कि वैंगलिन क्या सोच रहा है, तो वो वैंगलिन से बोलते हैं,
मैं तुम्हें टाइम दूंगा और तुम अपनी पावर के साथ एम्पीरियन ट्रायल्स ट्राई कर सकते हो, और अगर तुम 9th लेवल ब्रेक कर लेते हो तो मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगा। इतना बोलकर वो ओल्ड एंसेस्टर की तरफ मुड़ता है और वापस अपने डाओ रोब में बदल जाता है, और तभी सब कुछ जो रुका हुआ था वो दोबारा मूव करने लगता है। क्योंकि जब डाओ यी यहाँ पर अपीयर हुई थी, यानी उनका छोटा सा डिवाइन सेंस, तो उस वजह से पूरा वर्ल्ड ही फ्रीज हो गया था। और तभी वो जो एंसेस्टर था वैंगलिन को रिस्पेक्ट देता है और बोलता है, डेविल डाओ सेक्ट का मैटर अब खत्म हो गया है, लेकिन तुमने ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी को फॉलो करने का मौका मिस कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वैंगलिन उसे रोकता है और बोलता है, फेलो कल्टिवेटर रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने डेविल डाओ सेक्ट को इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि पूरे सेक्ट ने अपनी पूरी पावर के साथ मुझे लाइफ और डेथ की सिचुएशन में डाल दिया था। लेकिन उससे एंसेस्टर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बोलता है, छोड़ो ये सब, क्योंकि ये वर्ल्ड कर्मा का एक साइकिल है और तुम्हारा इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना इनकी किस्मत थी, और इस वजह से मैं अब अपने डाओ पर फोकस कर पाऊंगा। और वो वैंगलिन को जो सभी ग्रैंड एम्पीरियन हैं सेलेस्टियल क्लैंस के, उनके बारे में बताने लगता है कि ग्रैंड एम्पीरियन डाओ यी अपने लोगों के लिए बहुत बायस्ड रहते हैं और वैंगलिन के लिए उन्हें फॉलो करना एक बहुत अच्छा चॉइस होता। और फिर वो आगे बोलता है, जो सेलेस्टियल एम्परर ग्रैंड एम्पीरियन 8 एक्सट्रीम्स हैं वो बहुत प्राउड हैं, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रैंड एम्पीरियन जीओडी सबसे ज्यादा ओवरबेरिंग है, और जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग हैं वो बहुत पिकी हैं और वो सिर्फ असेंडेंट एम्पीरियंस को लिए रिक्रूट करते हैं। फिर वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनी के बारे में बताता है कि वो पहले सबसे पावरफुल थी, लेकिन पिछले रीइंकार्नेशन में उनकी सोल स्प्लिट होकर 2 लोगों में बदल गई और वो इस लाइफ टाइम में रिकवर नहीं कर पाएंगी। और वैंगलिन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन ऊपर से काम रहता है, और वो ओल्ड एंसेस्टर को इस इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू बोलता है। फिर वो एंसेस्टर वैंगलिन को एम्पीरियन ट्रायल के बारे में बताता है कि ये सेलेस्टियल एंसेस्टर ने बनाया है और ये एक ऐसी जगह है जहां एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स अपनी स्ट्रेंथ का एक्यूरेट जजमेंट कर सकते हैं। इस ट्रायल में टोटल 19 लेयर्स होती हैं और वहां सिर्फ एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स ही एंटर कर सकते हैं। और वो खुद के बारे में बताता है कि वो 500 साल पहले सिर्फ 3rd लेयर ही पास कर पाया था, और वैंगलिन ये बड़े ध्यान से सुन रहा था। और ओल्ड एंसेस्टर बताता है कि ये ट्रायल इममटीरियल गॉड रेल्म को कॉपी करके बनाया गया है, और अगर कोई 19th लेयर ब्रेक कर ले तो उसके ग्रैंड एम्पीरियन बनने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वो बताता है कि ग्रैंड एम्पीरियन वू फेंग ने भी 19th लेयर ब्रेक की थी और फिर वो ग्रैंड एम्पीरियन बन गए थे। लेकिन ऐसा मत सोचो कि 19 लेयर कोई पार कर ले तो वो डायरेक्ट ग्रैंड एम्पीरियन बनता है, बस चांस बढ़ जाते हैं। और वो एंसेस्टर वैंगलिन को वहां जाने का रास्ता भी बता देता है कि तुम्हें पहले कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेनी होगी जो कि सेफ है, और फिर तुम अपनी सोल को ऊपर आसमान में भेज देना, तुम वहां पहुंच जाओगे। और वो ये भी बताता है कि एंशिएंट क्लैन के लिए भी ऐसी ही एक जगह है जिसे कि एंशिएंट एंसेस्टर ने बनाई है, और शायद इनके ऊपर एक ग्रैंड एम्पीरियन ट्रायल भी है जो कि ग्रैंड एम्पीरियंस के लिए। और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है और वैंगलिन यहां पर बैठा रहता है, और जो ग्रैंड एम्पीरियन दाओ यी ने उसके ऊपर वो पंच मारा था उसके बारे में सोचने लगता है, जहां पर कि उसे समझ आ जाता है कि उसके उस पंच से बचने के चांसेस ही नहीं थे, फिर चाहे वो कुछ भी यूज कर ले, जिससे वैंगलिन को समझ आता है कि वो अभी भी ग्रैंड एम्पीरियन से कितना वीक है। और वैंगलिन जो उसमें एंसेस्टर से फाइट की थी और उसमें कैसे स्पेल्स को फ्यूज किया था उसके बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने 27 स्पेल्स को फ्यूज किया था। और जो सेलेस्टियल एम्परर का इंपीरियल एडिक्ट वैंगलिन को इंपीरियल सिटी बुलाने के लिए दिया गया था उसमें कोई डेट नहीं लिखी थी, और इसलिए वैंगलिन तुरंत वहां नहीं जाता। और देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं, और इन 3 सालों में वैंगलिन जो उसमें फाइट की थी उसके बारे में ही सोचे जा रहा था। और 3 साल बाद वैंगलिन अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, सोल आर्मर के बिना मेरे कल्टीवेशन लेवल की वजह से मेरे एक पंच में ज्यादा से ज्यादा 9 स्पेल्स ही आ सकती हैं। उसका पंच 3 साल पहले के मुकाबले अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, और अगर अब वो डेविल डाओ एंसेस्टर के पहले पंच का सामना करे तो वो बिना सोल आर्मर के भी उसकी बराबरी कर सकता है। हालांकि उसका कल्टीवेशन लेवल सेम था, लेकिन उसकी बैटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ गई थी। और वो नोटिस करता है कि गोल्डन एक्सॉल्ट्स ओरिजिन सोल्स से सिर्फ 6 स्पेल वेन्स ही बन सकते हैं, लेकिन उसे तो पूरे 9 चाहिए थे। वैंगलिन को रैपिड स्पेल आर्ट की पावर का आइडिया था, लेकिन हाई क्वालिटी वेन्स बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो सोचता है 6th वेन के लिए 9 गोल्डन एक्सॉल्ट्स चाहिए, तो 7th के लिए 9 एम्पीरियन एक्सॉल्ट्स लगेंगे, और शायद 9th के लिए तो एक ग्रैंड एम्पीरियन की जरूरत पड़ेगी। वो डिसाइड करता है कि उसे रैपिड स्पेल आर्ट पर फोकस करना ही होगा, और फिर वो अपनी रियल कल्टीवेशन लेवल अर्ली स्टेज वॉइड ट्राइबलेंट को भी बढ़ाने का प्लान बनाता है। उसे जल्द से जल्द मेटल और वुड एसेंसेस ढूंढकर उन्हें फ्यूज करना था ताकि वो मिड स्टेज वॉइड ट्राइबलेंट तक पहुंच सके, और फिर वो और भी ज्यादा स्पेल्स फ्यूज कर पाएगा। और साथ ही उसे और भी एम्पीरियन एक्सॉल्ट से बैटल करनी थी ताकि ग्रैंड एम्पायर्स का ध्यान उस पर जाए और वो एम्पीरियन ट्रायल के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। और अपने सी ड्रैगन पर बैठा मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट पर निकल जाता है, और रास्ते में वैंगलिन मेंग अर्थ कॉन्टिनेंट के 2 सेक्ट्स अर्थ सेक्ट और मेंग अर्थ सेक्ट के बारे में पढ़ता है और नोटिस करता है कि वहां कोई एम्पीरियन एक्सॉल्ट नहीं है।
लेकिन उसका उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो उन्हें छोड़कर सीधा हेवन कॉन्टिनेंट जाने का सोचता है, क्योंकि वहां के हेवन सेक्ट में एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट था जिससे वैंगलिन बैटल कर सकता था और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता था। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उसके पास का जो मैप है वो अधूरा है और इसलिए उसे अर्थ सेक्ट से मैप जेड्स लेने ही होंगे। वैंगलिन के लिए अब ये सेक्ट्स बहुत ऑर्डिनरी थे और इसलिए वो बिना किसी डर के अर्थ सेक्ट की तरफ मुड़ जाता है और पूरे कॉन्टिनेंट में बस रेत ही रेत थी और बहुत सारे रेत के स्टॉर्म्स थे। लेकिन वैंगलिन को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अर्थ सेक्ट पहुंचा जाता है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था और वहां टोटल 30,000 टैलेंटेड डिसाइपल्स थे और उनके बीच रैंक का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर टोटल 9 रैंक के डिवीजन थे और सभी में अलग अलग डिसिपल्स रहते थे। और ऐसे ही एक पेविलियन में एक हैंडसम मैन और एक लेडी बैठी हुई थी और वो मैन निर्वाण स्क्रायर लेवल पर था और तभी वो मैन अचानक दर्द से तड़पने लगता है और वो लेडी तुरंत उसके चेस्ट पर हाथ रखकर अपनी पावर से उसका दर्द कम करने की कोशिश करती है और वो लेडी रोते हुए उससे बोलती है, क्विंग, तुम बार बार कोशिश मत करो और क्या वो सपना तुम्हारे लिए मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो मैन काफी कंफ्यूज होकर बाहर देखता है और बोलता है, ये सपना पिछले 200 सालों से मेरे साथ है और मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उस एक लड़की के लिए एग्जिस्ट करता हूं जो शायद मेरी पिछली लाइफ में मेरी वाइफ थी। और तभी वैंगलिन सैंडस्टॉर्म को चीरते हुए वहां पहुंच जाता है और सी ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ वो बहुत ज्यादा कूल और पावरफुल दिख रहा था। वैंगलिन अपनी पावरफुल डिवाइन सेंस पूरे सेक्ट में फैला देता है और गुस्से में बोलता है, अर्थ सेक्ट के मास्टर और एंसेस्टर तुरंत बाहर आओ। और वैंगलिन की आवाज सुनते ही सभी लोग कांपने लगते हैं और जो सेक्ट मास्टर था उसे एक अलग ही प्रेशर महसूस हो रहा था। जितने ज्यादा पावरफुल बंदे थे उन्हें उतना ही ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा था और ये सेक्ट मास्टर वॉइड ट्राइब्यूलेंट लेट स्टेज पर था और यहाँ पर का जो एंसेस्टर था वो एक गोल्डन एग्जॉल्ट था जो कि हमेशा क्लोज डोर कल्टिवेशन में रहता था। लेकिन जब वो वैंगलिन की आवाज को सुनता है वो भी डर जाता है और वो सोचने लगता है, एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट यहाँ क्या कर रहा है? क्या मेरे सेक्ट ने इन्हें ऑफेंड कर दिया? और वो तुरंत यहां डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जो रैंक 5 रीजन के एक पेविलियन में क्विंग नाम का मैन था इस डिवाइन सेंस को फील करके कांपने लगता है और धीरे धीरे कंफ्यूज होने लगता है। उसके पास खड़ी वुमन भी कांपती है और उसकी आंखों में भी कंफ्यूजन दिखता है। ओल्ड एंसेस्टर और सेक्ट मास्टर सेक्ट के बाहर पहुंच जाते हैं और ओल्ड एंसेस्टर जब उस सी ड्रैगन को देखते हैं तो उनका दिल बैठ जाता है क्योंकि वो ड्रैगन खुद एक पावरफुल गोल्डन एग्जॉल्ट लेवल का होता है। एक गोल्डन एग्जॉल्ट सी ड्रैगन को माउंट की तरह यूज होते देखकर उनके माथे पर पसीना आ जाता है और वो वोंगलिन की कोल्ड आइज देखकर डर जाते हैं। फिर गोल्डन एग्जॉल्ट जेंग तियनलिन रिस्पेक्ट के साथ हाथ जोड़कर बोलते हैं, अर्थ सेक्ट का जेंग तियनलिन सीनियर को ग्रीट करता है और सेक्ट मास्टर का चेहरा भी पीला पड़ गया होता है और वो वोंगलिन से डरते हुए वोंगलिन को सेक्ट में इनवाइट करता है। लेकिन उससे बात समझ नहीं आ रहा था कि इतना पावरफुल बंदा यहाँ और क्या कर रहा है। लेकिन वोंगलिन इनसे फालतू की बात नहीं करता और सीधा सीधा इन्हें बोलता है, सेक्ट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है और मैं बस मैंग अर्थ कॉन्टिनेंट से गुजर रहा हूं और मुझे तुम्हारे सेक्ट का सबसे कंप्लीट मैप चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? तो ये देखकर ओल्ड एंसेस्टर थोड़ा खुश होता है और वोंगलिन से बोलता है, सीनियर, मेरे पास सबसे कंप्लीट मैप है जिसमें पूरा ईस्टर्न कॉन्टिनेंट और सदर्न कॉन्टिनेंट का भी बड़ा हिस्सा है। वो अपना हाथ हिलाता है और एक गोल्डन जेड निकालकर रिस्पेक्ट के साथ वोंगलिन को दे देता है। वोंगलिन जेड लेकर उसे अपने डिवाइन सेंस से यूज कर लेता है, लेकिन वोंगलिन ऐसे फ्री में लेना नहीं चाहता था तो वो एक फायर सीड बनाकर उन्हें दे देता है क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था देने के लिए। और ये देखकर वोंगलिन आगे जाने लगता है, लेकिन वोंगलिन थोड़ा ही आगे था कि तभी उसे कुछ सेंस होता है जो कि एक सूप की ऑरा होती है। तुम्हें याद ही होगा कि जितने भी केव वर्ल्ड के बंदे हैं जो कि यहाँ पर रीइनकार्नेट हुए हैं उनके सोल पर एक मार्क है और वोंगलिन उनके पास आ जाए तो वो उन्हें सेंड कर सकता है और उनकी मेमोरी को अनलॉक कर सकता है। और वोंगलिन सीधा जो यहाँ पर रैंड 5 का रीजन था वहां पर जाने लगता है। ये देखकर सेक्ट मास्टर और ओल्ड एंसेस्टर हैरान थे, लेकिन वो भी वोंगलिन के पीछे जाने लगते हैं और वोंगलिन सी ड्रैगन पर बैठा रैंड 5 रीजन के ऊपर पहुंच जाता है और वोंगलिन वहां खड़ा नीचे देखने लगता है और सेक्ट मास्टर बहुत डरे हुए होते हैं। लेकिन गोल्डन एग्जॉल्ट जल्दी से सब रैंड 5 डिसाइपल्स को बाहर आने का ऑर्डर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी ने सीनियर को गुस्सा दिला दिया है और वो उन्हें सजा देने के लिए तैयार होते हैं ताकि एम्पीरियन एग्जॉल्ट नाराज ना हो। सारे डिसाइपल्स बाहर आकर वोंगलिन के सामने झुकने लगते हैं और उन्हीं में किंग और वो विमेन भी होते हैं और सभी लोग वोंगलिन के सामने नील होने लगते हैं। लेकिन वो विमेन और जो वो किंग नाम का मैन था, वोंगलिन उन्हें पहचान जाता है और वोंगलिन उन्हें नील होने से रोक देता है और वोंगलिन बोलता है, बिग ब्रदर जो, यानी कि ये और कोई नहीं बल्कि अपने जोटू थे और उनके साइड की जो लेडी थी वो किंग शोंग थी। वोंगलिन एक कदम आगे बढ़ता है और तभी रास्ते में आने वाले सारे अर्थ सेक्ट डिसाइपल्स एक इनविजिबल फोर्स से एक तरफ हो जाते हैं और वोंगलिन सीधा किंग नाम के आदमी के सामने पहुंच जाता है। किंग,
एकदम हैरान होकर वैंगलिन को देखता है और उसके साथ खड़ी विमेन भी डर के मारे पैनिक करने लगती है, क्योंकि वैंगलिन के साथ ओल्ड एंसेस्टर और सेक्ट मास्टर खड़े थे। ओल्ड एंसेस्टर ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं और उनके दिमाग में काफी डाउट आता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर की आईज में कोल्डनेस आ जाती है और वो वैंगलिन के ऑरा से दबा होने के बावजूद किंग की तरफ इशारा करके चिल्लाने लगता है और गुस्से में बोलता है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, सीनियर कुछ करे उससे पहले मैं ही तुम दोनों को सेक्ट से निकाल दूंगा। और वो आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर एंसेस्टर उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही वैंगलिन बोलता है, स्क्रैम, और इसे ही वो सेक्ट मास्टर ब्लड थूकता हुआ बहुत दूर जा गिरता है। ये देखकर तुरंत वो एंसेस्टर वैंगलिन के सामने आ जाता है और माफी मांगते हुए बोलता है, सीनियर प्लीज गुस्सा मत होइए, ये मेरा डिसेंडेंट थोड़ा रेकलेस है और इसे मैंने ही बिगाड़ा है। मैं अभी इसे सेक्ट मास्टर की पोजीशन से निकाल देता हूं और इसे आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन वैंगलिन उस पर ध्यान नहीं देता और किंग नाम के बंदे को देखता है और बोलता है, तुम्हारा अब क्या नाम है? तो किंग धीरे से बोलता है, मेरा नाम किंग है। और वैंगलिन को ये सुनकर अपने दिल में दर्द फील होता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि ये नाम असल में किंग श्वांग से आया है। और किंग आगे बोलता भी है कि हाँ, मैं एक ऑर्फन हूं, इसलिए मैंने खुद को ये नाम दिया है। और वैंगलिन उस विमेन को देखता है जो कि डर रही थी और किंग का हाथ पकड़ रखी थी, और वैंगलिन उसे देखकर समझ जाता है ये कोई और नहीं किंग श्वांग है, जिसके साथ कि वैंगलिन ने थोड़ा गलत किया था, क्योंकि वैंगलिन ने जब ये रीइंकार्नेट हो रही थी तब इसकी मेमोरीज को मिटा दिया था ज़ोउजी के लिए। और वैंगलिन उस विमेन से उसका नाम पूछता है तो जो किंग था वही वैंगलिन को बताता है कि इसका नाम ज़ोउजी तिंग है। और वैंगलिन ये देखकर स्माइल करता है, क्योंकि इन दोनों ने ही अपने पिछले वाले जन्मों के अलग अलग नाम रखे थे। जैसे किंग श्वांग ने ज़ोउजी का नाम पर रखा था ज़ोउजी तिंग, और लास्ट में तिंग इसलिए क्योंकि ज़ोउजी किंग श्वांग को टिंगर बुलाते थे। लेकिन तभी किंग वैंगलिन के सामने आता है और बोलता है, सीनियर आपका कल्टीवेशन लेवल बहुत हाई है, क्या आप मेरा एक कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं? और तभी ज़ोउजी तिंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किंग को उसकी पुरानी लवर मिल गई तो वो उसे छोड़ देगा। लेकिन किंग फिर भी आगे आता है और वैंगलिन को अपनी सभी प्रॉब्लम्स बता देता है कि कैसे उसे हमेशा एक सपना आता है जिसमें एक वाइट कपड़ों वाली औरत की पीठ दिखती है और उसे लगता है कि उसके जीने का मकसद सिर्फ उस औरत का इंतजार करना है। वैंगलिन काफी देर तक शांत रहता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता था, और वो बोलता है, मैंने एक बार एक लीफ को पसंद किया, लेकिन पतझड़ में वो खो गई, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो लीफ मेरे पास ही थी, बस उसका रंग बदल गया था। अगर तुम इसे समझ लिए तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, और अगर तुम्हें कभी लगे कि मेरा जवाब सही है तो ये पिल खा लेना, इससे वो सपना आना बंद हो जाएगा। और वैंगलिन यहाँ से आगे निकल जाता है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर रुकता है और वैंगलिन गोल्डन एग्जॉर्ट से कहता है, ज़ेंग टियानलिन, ये दोनों मेरे दोस्त हैं जो कि यहाँ पर रीइंकार्नेट हुए हैं, और मैं इनकी वजह से तुम्हारे सेक्ट को 3 बार किसी भी मुसीबत से बचाऊंगा, और अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे हिसाब लेने आऊंगा। और वो उसे अपना एक जेट दे देता है और वैंगलिन यहाँ से निकल जाता है और बोलने लगता है, ज़ोई अब पिछली जिंदगी भूल जाओ और इस जन्म में उस इंसान का ध्यान रखो जिसका तुमने सदियों तक इंतजार किया है। वैंगलिन थोड़ा उदास फील करता है और वो स्काई की तरफ देखता है और अपने पुराने दोस्तों सेतु, क्विंग शुई, सू लिगुओ और लियू जिनबियाओ के बारे में सोचने लगता है कि वो सब कहाँ होंगे, और उसे ली कियान मेई की याद आती है और उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है और उन सब के चेहरे उसके माइंड में फ्लैश होने लगते हैं। और फिर वैंगलिन एक ब्लेसिंग के साथ हेवन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ जाता है, जहां हेवन सेक्ट का पूरा कंट्रोल था और वहां का एंसेस्टर एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता था। और ये सेक्ट बाकी सबसे अलग था क्योंकि इसकी 19 ब्रांच सेक्ट्स पूरे कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती थी। और वैंगलिन इस हेवन कॉन्टिनेंट की एक पीक पर आ जाता है और बोलता है, मैं वैंगलिन हूँ और मैं हेवन सेक्ट के एंसेस्टर से मिलना चाहता हूँ। तभी वहां एक सफेद बालों वाला ओल्ड मैन आ जाता है और वो वैंगलिन से बोलता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो वैंगलिन हाथ जोड़ते हुए बोलता है, मैं नया एम्पीरियन एग्जॉल्ट हूँ और मैं आपसे थोड़े पॉइंटर्स लेना चाहता हूँ। ये सुनकर ओल्ड मैन खुश हो जाते हैं और बैटल इंटेंट के साथ तुरंत एक स्नो स्टॉर्म से अटैक कर देते हैं, जिसमें 9 स्पेल्स मिक्स थीं। और तभी वैंगलिन हंसते हुए एक पंच मारता है जिसमें 9 वॉर स्पिरिट प्रिंट्स की पावर थी और वो उस स्नो स्टॉर्म को ब्लास्ट कर देता है। ये बैटल पूरे 7 दिनों तक चलती है और दोनों 23 बार एक दूसरे से टकराते हैं और हर बार वो बातें करते और एक दूसरे पर अटैक करते। और फिर ओल्ड मैन हंसते हुए बोलते हैं, फेलो कल्टीवेटर वैंग, तुम अभी भी अपनी पावर रोक रहे हो, हम दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो क्यों ना पूरी जान लगा दी जाए। और फिर वैंगलिन अपनी 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी को निकाल लेता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे ये थोड़े से अलग लगते हैं और वो भी 17 स्पेल्स को मिक्स करके अटैक करते हैं।
ये फाइट 3 दिनों तक और चलती है और वैंग लिन को इससे काफी फायदा होता है और उसे काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड में वैंग लिन अपनी सी ड्रैगन पर बैठकर वहां से निकल जाता है और जाते वक्त मू रोंग को थैंक्स बोलता है। वो ओल्ड मैन वैंग लिन को जाते हुए देखते रहते हैं और सोचते हैं कि वैंग लिन ने अभी भी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी और ये बात ग्रैंड एम्पीरियन को बतानी बहुत जरूरी है। और ऐसे ही 50 साल बीत जाते हैं और वैंग लिन बहुत सारे एम्पीरियन एग्जॉल्ट से बैटल करता है। ये लेजेंड ईस्टर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स में हर जगह फैल गया और हर कोई एक वाइट रोब पहने हुए वाइट हेयर वाले कल्टिवेटर और उसके गोल्डन एग्जॉल्ट सी ड्रैगन के बारे में बात कर रहा था। और वैंग लिन ने ईस्टर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स के 30 से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स का सफर किया ताकि वो एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स के साथ बैटल कर सके। लगभग 100 एम्पीरियन एग्जॉल्ट से उसका सामना हुआ, जैसे कि वैंग लिन ने नो न्यून सेक्ट के ओल्ड एंसेस्टर और वर्च्यू सेक्ट के एंसेस्टर के साथ बैटल करी और उन्हें हरा दिया था। और फिर उसने ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई और ग्रैंड एम्पीरियन वू फेंग के अंडर आने वाले पावरफुल एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स को चैलेंज किया और उनसे मुकाबला किया। रूमर्स ये थे कि लगभग 100 चैलेंजेस में वो सिर्फ 20 बार हारा और ये विंस का रिकॉर्ड इतना शॉकिंग था कि उसकी रेपुटेशन सेंट्रल कॉन्टिनेंट तक पहुंच गई थी। और तभी सबको पता चला कि उसकी आखिरी बैटल माउंटेन सी कॉन्टिनेंट में एम्पीरियन एग्जॉल्ट हैजी के साथ हुई थी, जहां वो हार गया था। इस डिफीट के बाद वो कई सालों तक गायब रहा और अब माउंटेन सी कॉन्टिनेंट की एक सिटी के रेस्टोरेंट में एक ओल्ड मैन ये कहानी सुना रहा था। वहां मौजूद कल्टिवेटर्स ध्यान से सुनते हैं, लेकिन एक यंग कल्टिवेटर बोलता है, ग्रैंड एम्पीरियन हैजी तो एसेंडेंट एम्पीरियन स्टेज के बहुत करीब है, तो जाहिर है कि वो लेजेंड उनका मैच नहीं था। एक मिडिल एज्ड मैन स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि वो बंदा ये सब ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई का अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि वो सदर्न कॉन्टिनेंट में सबको लेक्चर देते हैं। लेकिन एक ब्लैक रोब्ड मैन स्लोली बोलता है, तुम्हें क्या पता कि दाओ ई ने उससे 50 साल पहले ही रिक्रूट करने की कोशिश करी थी, लेकिन वोंग लिन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। और यहीं पर हम एक व्हाइट हेयर बंदे को देखते हैं जो कि वोंग लिन ही था। लेकिन रेस्टोरेंट में उसके जैसे 4-5 और लोग भी हैं, क्योंकि वोंग लिन के फेमस होने के बाद सबने उसे कॉपी करना शुरू कर दिया था। और वोंग लिन इन सब की बातें सुनते हुए वाइन कप नीचे रखता है और सोचने लगता है। इन 50 इयर्स में उसने बहुत सारी बैटल्स करी और खुद को स्ट्रांग बनाया, लेकिन 30 साल पहले वो हैजी से हारा था क्योंकि वो सोल आर्मर यूज नहीं कर रहा था। और वोंग लिन सोचता है कि अगर वो सोल आर्मर पहनता तो वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाता, इसलिए वो बिना आर्मर के हारा था। अब उसने अपनी पावर इतनी बढ़ा ली है कि वो एक ऐसे एम्पीरियन एग्जॉल्ट के बराबर है जो 36 स्पेल्स फ्यूज कर सकता हो, लेकिन हैजी 70 स्पेल्स फ्यूज करती है। इसलिए वोंग लिन को अब मेटल और वुड एसेंस चाहिए ताकि उसका 5 एलिमेंट ट्रू बॉडी कंप्लीट हो जाए। और उसे ऐसे ही एक एम्पीरियन एग्जॉल्ट ने, जिसका नेम की शी फंग था, उसने बताया था कि माउंटेन सी के नीचे एक माउंटेन सी ट्री है जिसके अंदर बहुत वुड एसेंस है और ये ट्री इतना पावरफुल है कि इसने सेलेस्टियल एंसेस्टर को भी इंजर कर दिया था। और तभी वोंग लिन डिसाइड करता है कि वो सोल आर्मर यूज करके हैजी को हराएगा और वहां से वुड एसेंस एब्जॉर्ब करेगा। और वोंग लिन यहां से निकल जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक बंदा अपीयर होता है जो कि एम्पीरियन एग्जॉल्ट ची फंग था, जो कि ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग के अंडर काम करते हैं। और वो वोंग लिन से बोलता है, फेलो कल्टिवेटर वोंग, क्या आपने हमारे ऑफर के बारे में सोचा है? वोंग लिन ने पहले भी इनके साथ बैटल करी थी और तब ये दोनों बराबर की पावर पर थे। वोंग लिन सोचता है कि ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग ने सिर्फ एक मैसेज भेजा है और वो खुद नहीं आए, इसका मतलब वो उसे अभी उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और फिर वोंग लिन हैंड्स क्लास्प करते हुए बोलता है, फेलो कल्टिवेटर ची फंग, मुझे अभी इस पर और सोचने की जरूरत है। ची फंग को हैरानी नहीं होती और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, ग्रैंड एम्पीरियन वू फंग ने कहा है कि अगर आप एम्पीरियन ट्रायल्स का 9th लेवल ब्रेक कर देते हैं तो वो खुद आपसे मिलने आएंगे। ची फंग वहां से गायब हो जाते हैं, लेकिन वैंग लिन सोचने लगता है कि आखिर इस 9th लेवल में ऐसा क्या स्पेशल है जो हर कोई यही बात कर रहा है। और अब वैंग लिन भी वहां जाना चाहता था जहां पर कि वो धमाल मचाएगा। और वैंग लिन ने अभी तक एम्पीरियन ट्रायल में एंटर नहीं किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक चमक आती है और वो सोचता है कि अब उसे वहां जाकर चेक करना चाहिए। और हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।